यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अपना अगला यूनिट नंबर 19 को आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो यूनिट का नाम है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। वैसे देखने में अगर देखा जाए तो ये यूनिट बाकी यूनिट के कंपैरिजन में छोटी है, बट डेफिनेटली इसमें हमें सारी ही चीज़ें कवर करनी है। इन्होंने सिर्फ लिखा है बेसिक कंसेप्ट एंड टेक्निक्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है, जो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। फिर अपना जो अगला टॉपिक होगा हाइड्रोकार्बन अपने आप में पूरी एक यूनिट है, उसको हमें डिस्कस करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे इसी यूनिट के पूछे जाएंगे। फिर आ जाएंगे अपने फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, है ना, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब डेफिनेटली इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें कंप्लीट करने में। इसको हम लोग 2 से 3 पार्ट में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, और बात की जाए कोर्सेज की, तो कंप्लीट कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल है, जिसमें आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्सेज को यहाँ पर परचेस कर सकते हो। और यदि आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो साइंस की कंप्लीट बैचेज अवेलेबल है विद टेस्ट सीरीज, उन्हें भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक 40 डेज का हमने लाइव बैच यहाँ पर चला है, जिसमें कंप्लीट सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट लाइव क्लासेस यहाँ पर रहेगी, प्रैक्टिस एमसीक्यूज रहेंगे, 3000 एमसीक्यू सीरीज इसके अंदर रहने वाली है ना। कंप्लीट चीज़ें जो भी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्टडी के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इस 40 डेज का क्रैश बैच में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हिस्ट्री है उसको देख लेते हैं। आज का सेशन कंप्लीटली थ्योरेटिकल यहाँ पर होने वाला है, कुछ 1 से 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको इस केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पता होगा। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे तो आपको कार्बन से रिलेटेड सारी चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की क्या क्या खासियत है, कार्बन का यूज़ कहाँ कहाँ पर है, कार्बन किस किस तरीके से दूसरे अणुओं के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, तो पहले इसका हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि इसको शुरू कैसे किया गया। तो बिल्कुल बेसिक सी और सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ समझने वाली चीज़ें, जहाँ पर भी लगेगा कि ये चीज़ आपको लर्न करनी है आपको बता दिया जाएगा कि आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, सो कार्बनिक रसायन विज्ञान लगभग 200 साल पहले एक विज्ञान के रूप में उभरा था, मतलब इसको एक अलग ब्रांच यहाँ पर कंसीडर किया गया। किसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। 18वीं शताब्दी के अंत तक पदार्थों को केवल 2 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिन्हें कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक कहा जाता था। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, कार्बनिक यौगिक पौधों और जानवरों से प्राप्त किए जाते थे। कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में लाना और उन पर काम करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो बहुत जल्दी डीकम्पोज हो जाते थे। ठीक है, तो ये कुछ समस्याएं पुराने समय में चलती थी, ऐसा आप कह सकते हो। जैसा कि हम लोग देख पाते हैं कि जो एग्जैक्ट अगर अपन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो होता क्या है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होगा जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, क्योंकि कार्बन किसी भी पदार्थ की जो एक जीविता है उसके बारे में बताता है। तो आप ये सब छोड़ो, और अगर आपको सिंपल सी लैंग्वेज में देखना है तो जितने भी कार्बनिक अणु हैं उसमें कार्बन पाया जाता है। और कार्बनिक रसायन विज्ञान का अध्ययन करने का अर्थ है कार्बन से बने हुए अणुओं का अध्ययन करना। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब कि आज अपन कार्बन का स्टडी करेंगे। ठीक है, कार्बन से कौन कौन से अणु यहाँ पर बने, कार्बन से बनने वाले यौगिकों के बारे में पूरी स्टडी होगी। ठीक है, इसीलिए कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो कार्बन के यौगिकों का क्या करती है, अध्ययन करती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। ये तो होगी कुछ बेसिक सी बात है। ठीक है, एक फ्लो भी बन गया। अब अपन कंटिन्यू करते हैं कार्बन की विशेषताओं के ऊपर। सबसे पहले आ जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो इसको दूसरे परमाणुओं से डिफरेंट बनाती है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी। ठीक है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी और कार्बन का जो आकार यहाँ पर होगा कार्बनिक यौगिकों का, वो किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले कार्बन की टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन की जो संयोजकता होगी वो 4 यहाँ पर होता है। एक थोड़ा सा बेसिक आपको बता देती हूँ, कार्बन जो है हमारे परमाणु संख्या में 6th नंबर पर आता है ना। आप शुरू से भी स्टार्ट करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन 6th नंबर पर आता है। तो जब आप इसका अष्टक पूर्ण करोगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरकर इसका जो कक्ष है वो पूर्ण
हो जाएगा और बाद वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचेंगे। अब इसके साथ क्या सीन हो गया है, इसके साथ ये सीन हो गया है कि अब 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता और पड़ेगी और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना या अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी और को देना अपने आप में एनर्जी का बहुत ज़्यादा नुकसान होना है। ठीक है, तो ये कार्बन करता क्या है, ये शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, सहसंयोजक बंध यहाँ पर बना लेता है। तो बेसिकली ये शेयरिंग वाला केस यहाँ पर होगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी 4 यहाँ पर होती है, ट्रेटा वैलेंसी। अब ट्रेटा वैलेंसी के गुण के कारण इसके पास कई सारी चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले श्रृंखलाबद्धता आप यहाँ पर देख सकते हो विथ डायग्राम। ठीक है, श्रृंखलाबद्धता का डायग्राम आपको यहाँ पर दे रखा है। अब क्या होती है श्रृंखलाबद्धता, इसको एक बार अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, श्रृंखलाबद्धता मतलब एक सीरिएशन कि कार्बन कार्बन से जुड़कर किस तरीके से चेन बनाता है। ओके, सो श्रृंखलाबद्धता को किसी भी तत्व के परमाणुओं के स्वसंयोजित होकर मतलब खुद ही आपस में जुड़कर श्रृंखला और वलय बनाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर या तो चेन बना सकता है या फिर ब्रांचेस शाखा बना सकता है या फिर रिंग वलय यहाँ पर बना सकता है, ये कार्बन कर सकता है। ठीक है, इस परिभाषा को पढ़तो 2 आयामी और अंतरिक्ष जाल को त्रिआयामी श्रृंखलाबद्धता के निर्माण को शामिल करने के लिए विस्थापित किया जा सकता है। मतलब इससे अपन 2D स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इससे अपन 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा श्रृंखलाबद्धता का गुण, जो कि किस में पाया जाता है, कार्बन में पाया जाता है। दूसरा गुण क्या है इसका, इससे अपन 3 गुण पढ़ेंगे। दूसरा गुण है ट्रेटा वैलेंसी और छोटा आकार। एक तो ट्रेटा वैलेंसी हो ही गई और इसका साइज भी छोटा होता है। ठीक है, तो वो काफी अच्छा रहता है। ठीक है, सो कार्बन ट्रेटा वैलेंसी को प्रदर्शित करता है। ट्रेटा मतलब 4, मतलब इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई। मतलब एक कार्बन 4 दूसरे परमाणुओं के साथ क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके। ठीक है, जैसे कि ये अभी आपको दिख रहा है ये CH4, ये मेथेन है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को भी बेसिक से अपन पहले बना लेते हैं। जैसे कि ये कार्बन हो गया, ये इसका पहला कक्ष हो गया। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। वो हमने कुछ इस तरीके से बना दिए। अब देखो हाइड्रोजन चाह रहा है कि वो मैं कार्बन से आकर जुड़ जाऊं, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अब देखो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ट्राई करेगा कि इसकी क्या हो जाए, कार्बन के साथ शेयरिंग हो जाए। तो ये इस तरीके से कार्बन के साथ आकर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करके अपने जो इसका ऑक्टेव है, इसका जो अष्टक है, उसको क्या कर लेगा, पूर्ण कर लेगा। इस तरीके से कार्बन भी सेटिस्फाई हो गया, हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, सो कार्बन ट्रेटा वैलेंसी प्रदर्शित करता है कार्बन की ट्रेटा वैलेंसी को कार्बन, हाइड्रोजन या अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाकर संतुष्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कार्बन किसी के भी साथ बंध बनाकर उस चीज को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, और इसका बंध के रूप में स्ट्रक्चर देखना है तो आप इस प्रकार से देख सकते हो। ये अभी अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फॉर्म में देखा था, CH4। ठीक है, कार्बन परमाणु में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रेटा वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि बंध निर्माण की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया होती है। मतलब जब ये बंध बनाता है दैट मीन्स ये ऊर्जा को क्या कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, ये तो आपने समझ ही लिया ट्रेटा वैलेंसी ऑफ कार्बन, है ना। अंदर जो है मेन अपना ये हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा, 2 से अपना अष्टक पूर्ण हो जाएगा और बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 4 यहाँ पर हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन के साथ संयोजित होकर क्या बना लेगा, मैथेन यहाँ पर बना लेगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसका संरचनात्मक सूत्र वगैरह देख लेते हैं, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि संरचनात्मक रूप से कार्बन किस तरीके से व्यवहार करेगा। तो 3 तरीके से ये व्यवहार कर सकता है। सबसे पहला होगा कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहला कार्बन का व्यवहार किस प्रकार का होगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। ठीक है, कैसे, पूर्ण संरचनात्मक समीकरण एक अणु में सभी परमाणुओं को दर्शाती है, उन्हें बांधने वाले बंधनों के प्रकार और वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए। कहना क्या चाह रहे हो, कहना ये चाह रहे हैं कि पूर्ण संरचनात्मक सूत्र का मतलब है कि जो भी आपने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है उसमें आप हर छोटी से छोटी चीज को मेंशन करोगे। हर छोटी से छोटी चीज की एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, आप उसको मेंशन करिए। ठीक है, फिर अगला वाला कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो आप हर एक चीज को क्या करोगे, बिल्कुल डिटेल में बताओगे। उसी को कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पर बोला जाता है। जिसे अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो आप एक डायग्राम देखो सबसे पहले। ठीक है, स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है
ये वाला जो अपना डायग्राम है, ठीक है, जिसको अपन एक्सपांडेड कह रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को क्या किया जाए, किसी भी चीज़ को डिटेल में रिप्रेजेंट किया जाए। मैं चाहती तो इसको क्या लिख सकती थी, CH3 यहाँ पर अपन इसको लिख सकते थे, ठीक है, ये जो अभी गोले में लिखा हुआ है इसको अपन CH3 लिख सकते थे, बट नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना है, पूरा डिटेल में बताना है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, एक्सपांडेड फॉर्मूला बोला जाता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोला जाता है कि आप हर एक चीज़ को मेंशन करिए। आप किसी भी चीज़ को काट नहीं सकते। जैसे कंडेंस के अंदर क्या होता है कि ऐसे इतना बड़ा ना लिखते हुए इन सबको, जैसे इस वाले को CH3 लिख दिया, इसको CH3 लिख दिया, है ना, तो ऐसे करके इन्होंने क्या करा, इसको छोटा कर दिया, ठीक है। हमको कंडेंस नहीं चाहिए, हमको एक्सपांडेड चाहिए, और हमको बॉन्ड लाइन वाला भी नहीं चाहिए, जो भी आगे आप डेफिनेशन देखोगे। बॉन्ड लाइन में हम लोग केवल बॉन्ड के फॉर्म में दिखाते हैं, हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी CH3 CH2 ऐसा कुछ भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में कि अगर आप पूरे फॉर्मूला को A to Z सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर रहे हो तो उसको कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला या एक्सपांडेड फॉर्मूला कहा जाता है। दूसरा जो टाइप होगा, दूसरा आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो जाएगा। व्हाट इज कंडेंस्ड फॉर्मूला, है ना, तो संगठित संरचनात्मक सूत्र का उपयोग स्थान बचाने के लिए किया जाता है। मतलब आप एक फॉर्मूला लिख रहे हो, अब आपके पास लिखने की जगह नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, उस स्पेस को कम करने के लिए, आप उस स्पेस को बचाने के लिए फॉर्मूला को थोड़ा सा छोटे फॉर्म में लिखोगे। फॉर्मूले का मीनिंग वही होगा, टोटल कार्बन हाइड्रोजन काउंट करोगे, सब कुछ चीज़ें वही लिख लेगी, लेकिन आप उसको थोड़ा सा छोटा करके लिखोगे। दैट इज कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस कर दिया मतलब आपने उसको क्या कर दिया, संघनित कर दिया, ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वही वाली डेफिनेशन है कि संघनित संरचनात्मक सूत्र का उपयोग स्थान बचाने के लिए किया जाता है। संरचनात्मक सूत्रों को सुविधाजनक रूप से संघनित संरचनात्मक सूत्रों के रूप में संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। मतलब मुझे दिक्कत आ रही थी जब मैं बार बार, ये तो अभी एक सिंपल सी छोटी सी चेन है, मान लो मुझे ऐसे बहुत बड़ी चेन बनानी हुई तो लिखने में भी दिक्कत आएगी, ठीक है, समय भी बहुत सारा जाएगा। तो अपन क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है हम लोग उसको छोटा लिख लेंगे। जैसे ये CH3 था, ये CH3 था, तो हमने इसको कंडेंस कर लिया, हमने इसको छोटा कर लिया, ठीक है। दो चीज़ें बिल्कुल सिंपल सी थी, समझ में भी आ गई। तीसरा देखो, बॉन्ड लाइन क्या होता है। बॉन्ड लाइन संरचना एक संगठित संरचनात्मक सूत्र की तुलना में कम अव्यवस्थित ड्राइंग यहाँ पर होती है। हालांकि सरलीकृत बॉन्ड लाइन संरचना को समझने के लिए पाठक को समग्र संरचना को समझना पड़ता है। दैट मीन्स कि अगर मेरे को बॉन्ड लाइन बनानी है ना, तो बॉन्ड लाइन सबसे बोल सकते हैं कि टफ वे होता है, क्योंकि अगर आपको एक्सपांडेड समझ में आता है तभी आप बॉन्ड लाइन बना सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये बना रखा है, मतलब यहाँ पर CH3 होगा, तो इस तरीके से। तो अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आती है ना, कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ में आती है, तभी हम लोग बॉन्ड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एक हाईली, मतलब थोड़ा जिसको बेसिक नॉलेज से थोड़ा सा एडवांस नॉलेज होगा वो इसको इजीली यहाँ पर बना सकता है। बेसिकली बॉन्ड फॉर्म में हम लोग अपने फॉर्मूला को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि डायरेक्टली कर सको, इसकी कई सारी लिमिटेशंस होती है, ओके। क्योंकि मान लो आपने CH3 को यहाँ पर लिखना था, आपने यहाँ लिख दिया तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, कई सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो जाती है, क्योंकि इसमें कई सारे होते हैं, मिरर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। वो भी जैसे जैसे अपन आगे आएंगे आपको एक एक चीज़ समझ में आती जाएगी। तो यहाँ तक आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर है। बेसिक ही अभी तक अपन ने पढ़ा है, बिल्कुल एक एक करके बेसिक चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक, एक बार आप क्लासिफिकेशन देख लो, फिर एक एक का मीनिंग अपन समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको कैसे क्लासीफाई यहाँ पर किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन मिलेगा। तो ये जो सबसे बेसिक है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, और ये ऑलमोस्ट इससे आपके सारे MCQs भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। किसी ने इसको और डिटेल में एक्सपांड कर रखा है, किसी ने केवल 3 टाइप बता रखे हैं, तो अपन जितना सफिशिएंट है उतना पढ़ लेते हैं। सबसे पहला यदि अपन बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बनिक रसायन हमारा यहाँ पर होगा, कार्बनिक यौगिक यहाँ पर होगा, है ना। सबसे पहला होगा एक्रिलिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड। सबसे पहला क्या हो जाएगा, एक्रिलिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक मतलब चक्राकार, ये क्या हो जाएगा मेरा, अचक्राकार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चक्राकार, मतलब चक्र के फॉर्म में, साइक्लिक साइकिल के फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे अचक्रीय में या ओपन चेन में, तो ये 2 टाइप का हो जाएगा, एक सैचुरेटेड यहाँ पर हो जाएगा और एक अनसैचुरेटेड यहाँ पर हो जाएगा। हिंदी में बोले तो संतृप्त हो जाएगा और असंतृप्त यहाँ पर हो जाएगा। संतृप्त का मतलब क्या होता है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड,
मतलब कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर पाया जाएगा, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे जितनी भी एल्केन श्रेणी होती है, जैसे कि आप लिख रहे हैं मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, सिंगल वाले होते हैं, है ना। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक बंध यहाँ पर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड या फिर संतृप्त। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा अनसैचुरेटेड या फिर असंतृप्त। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी पाए जा सकते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो इन श्रेणी में आ जाएंगे, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टेन, इनको ये कहेंगे। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऐसे ये इनकी पूरी चेन चलेगी। ठीक है, तो ये देख लो आप, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और जो एल्काइन हमारे होंगे उसमें इनके बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अभी एल्केन, एल्किन, एल्काइन को भी डिटेल में समझेंगे। तो सैचुरेटेड समझ में आ गया सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड समझ में आ गया डबल बॉन्ड। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से फिक्स हो गया कि अगर इसी वाली यूनिट से क्वेश्चन आते हैं तो वो डेफिनेटली आपसे पूछ लेगा CnH2n+2 किसका फॉर्मूला होता है, CnH2n-2 किसका फॉर्मूला होता है, या फिर CnH2n किसका फॉर्मूला है, या फिर कोई भी एक फॉर्मूला लिख कर दे देगा और बताएगा कि ये कौन सा है, निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा। ऐसे करके वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो कि जनरली बेसिक क्वेश्चन में कंसीडर किए जाते हैं। क्लास 9-10 की साइंस में भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आ जाते हैं साइक्लिक वाले, यानी कि चक्रीय। या फिर देखो, अगर ये चक्रीय है तो ये क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से क्लोज हो जाएगा, रिंग यहाँ पर हो जाएगा। और ये ओपन चेन है, मतलब कार्बन कार्बन कुछ इस तरीके से यहाँ पर जुड़े हुए रहेंगे, मतलब एक दूसरे से क्लोज नहीं होंगे, क्लोज सर्किट नहीं बनाएंगे। सो साइक्लिक में आपका कार्बोसाइक्लिक हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक यहाँ पर हो सकता है। कार्बोसाइक्लिक में जो रिंग बनेगी वो केवल किससे बनेगी, कार्बन से यहाँ पर बनेगी। ठीक है, और हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट भी उसके साथ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, बहुत सारी चीजें जो है, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट कार्बन के साथ ऐड होकर रिंग यहाँ पर बनाते हैं। तो साइक्लिक में भी दो टाइप के हो गए, सिर्फ कार्बन की, और हेट्रोकार्बन मतलब कार्बन के साथ कुछ दूसरे एलिमेंट्स भी यहाँ पर ऐड रहेंगे। अब फिर आ जाता है कार्बोसाइक्लिक, मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन होगा। वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहला एलिसाइक्लिक कंपाउंड होगा जिसमें आप साइक्लोब्यूटेन को कंसीडर कर सकते हो, और एरोमेटिक में आप कंसीडर कर सकते हो बेंजीन को। अभी एक एक का मीनिंग अपन आगे समझेंगे। ठीक है, और किसका कैसे फॉर्मूला बनता है वो अपन आगे समझेंगे। ठीक है, सो अभी जो आपने फर्स्ट में देखा था, है ना, ये वाला ओपन चेन वाला, सो अचक्रीय खुली श्रृंखला वाले यौगिक और एलिसाइक्लिक या फिर बंद श्रृंखला वाले यौगिक, मतलब एक ओपन चेन वाले यौगिक या फिर हमारे बोले तो क्लोज्ड चेन वाले यौगिक, दो टाइप के ही हो सकते हैं, अचक्रीय खुली श्रृंखला या एलिसाइक्लिक या बंद श्रृंखला वाले। सो कार्बनिक यौगिकों को कार्बन श्रृंखला के संबंध में खुली श्रृंखला वाले यौगिक और बंद श्रृंखला वाले यौगिक के रूप में वर्गीकृत यहाँ पर किया गया है। एक को चक्रीय यौगिक कहा जाएगा जो क्लोज्ड होगा, और जो क्लोज्ड नहीं होगा उसको अचक्रीय यौगिक यहाँ पर कहा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखो, इसके नाम कई सारे हैं तो बस उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि कार्बनिक यौगिक अचक्रीय होगा, असाइक्लिक आप इसको यहाँ पर कह सकते हो, खुली श्रृंखला कह सकते हो, या फिर आप उसको एलिफेटिक कह सकते हो। ठीक है, ये सारे इसी के नाम हो गए। अब जो बंद श्रृंखला वाले होंगे उनको रिंग वाला भी कहा जाता है ना, रिंग कंपाउंड भी यहाँ पर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो, ये सारे बस नाम आपको ध्यान रखने, सब एक ही है, ये ओपन क्लोज करके आप याद कर सकते हो बस। फिर आ जाते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड। अब इनकी क्या विशेषता है एरोमेटिक, तो एरोमा आपने यहाँ पर सुना होगा कुछ, अगर आपको याद आ रहा है, खुशबू वाले जो चीज़ होती है ना, फ्रेग्रेंस के लिए रूम फ्रेशनर वगैरह जो आप डालते हो उसमें एक कंपनी का नाम भी एरोमा है, दैट मीन्स फ्रेग्रेंस। ठीक है, सो पौधे और सूक्ष्म जीवों के पास बेंजीन रिंग यौगिकों के लिए एक विशेष मार्ग होता है, इसीलिए प्रकृति में सुगंधित यौगिकों का एक बड़ा हिस्सा पौधों और सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित किया जाता है, और जानवर भी कई सुगंधित यौगिकों के लिए सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। तो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनमें फ्रेग्रेंस होती है, जिनमें खुशबू होती है। ठीक है, दो टाइप यहाँ पर हो गए, ओपन क्लोज हो गए, मतलब ओपन रिंग वाला हो गया, चक्रीय अचक्रीय यहाँ पर हो गया, दूसरा एरोमेटिक हो गया।
तीसरा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, मतलब वो एरोमेटिक तो होगा, खुशबू वाला तो होगा, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक होगा। सो 20वीं सदी में ये देखा गया कि प्रयोगशाला में पहला अकार्बनिक हेट्रो एरोमेटिक यौगिक बनाया गया। इसमें से कुछ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक यौगिक जैव रासायनिक प्रक्रियाओं, दवाओं और कृषि रसायनों में यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक तो समझ गए कि साइकिल होगी कार्बन की, लेकिन उसमें कार्बन के साथ साथ दूसरे एलिमेंट को भी जोड़ा जाएगा, ये तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया। और इसी के साथ अगर अपन एरोमेटिक जोड़ दे, दैट मीन्स इसमें भी क्या होगी, इसमें फ्रेग्रेंस होगी, है ना, दैट मीन्स ये कैसा होगा, अपना एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो अभी अपन बेसिक सारे नाम पढ़ रहे हैं, जैसे कि अपन जब वर्णमाला पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, शब्दों को पढ़ने के लिए पहले वर्णमाला पढ़ते हैं, सेम ऐसे ही हम लोग आज पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, सारे नाम आपके क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद अपन सारी डिटेल में पढ़ेंगे कि साइक्लोब्यूटेन कैसे बनाते हैं, बेंजीन रिंग को कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगला टॉपिक आ जाता है अपना आईयूपीएसी नाम क्या होते हैं। एक बार एग्जाम में आपसे आईयूपीएसी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया था। सो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये आईयूपीएसी का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है। ठीक है, सो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिकों का कार्बोकेशन आदि के नामकरण में आईयूपीएसी की सिफारिशों का पालन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, किसी भी यौगिक का क्या नाम यहाँ पर होना चाहिए वो कैसे पता चलेगा, आईयूपीएसी से। ठीक है, रासायनिक नामकरण मुख्य रूप से परमाणुओं की एक अनुमानित ज्यामितीय व्यवस्था के नामकरण पर आधारित है। सो आईयूपीएसी कई आयोगों का रखरखाव भी करता है, मतलब इसके अंडर में कई सारे डिपार्टमेंट भी आते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर आईयूपीएसी का दृष्टिकोण व्यवस्थित रूप में नामों पर पहुंचने के लिए एक नियम को प्रस्तुत करता है कि किसी भी कोई भी नई रिसर्च हुई है तो उसका नाम क्या रखना है, किस बेसिस पर रखना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन अगला टॉपिक, आइसोमरिज्म क्या होता है, समवयिता यहाँ पर क्या होती है, तो आप इसको आइसोमरिज्म से ही याद रखना। सो देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे संरचनात्मक समवयता जो होती है वो क्या होती है ना, दो टाइप की अपन को यहाँ पर पढ़नी है ना, संरचनात्मक पढ़ेंगे, फिर एक और आती है उसको अपन डिस्कस करेंगे, स्टीरियो वाली। ठीक है, तो सबसे पहले अपन संरचनात्मक पढ़ लेते हैं। सो संरचनात्मक समवयता अणु के भीतर परमाणुओं की अलग अलग व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है, मतलब एक अणु में जितने भी परमाणु हैं वो किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, दो अणु संरचनात्मक समावयवी होते हैं यदि वह एक ही आणविक सूत्र का साझा करते हैं, मतलब दो कोई अलग अलग हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड यहाँ पर हो गए, अगर उन दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन बनावट अलग अलग है ना, तो उनको क्या बोला जाएगा, संरचनात्मक समावयता यहाँ पर बोला जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएंगे, दोनों आइसोमर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी अपन डिस्कस करेंगे। सो बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई। संरचनात्मक मतलब कि आप समझ लो कि कोई भी एक XYZ फॉर्मूला आपने ले लिया, ठीक है, एक जनरल एग्जांपल कि X1 Y2 Z3 फॉर्मूला आपने ले लिया, इसको मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। ठीक है, लेकिन इस वाले को एक और तरीके से बनाया जा सकता था कि मैं Y को बीच में रखकर Z इसके पास ऐड कर दूं, X को यहाँ पर लिख दूं। ठीक है, तो इनकी बनावट अलग अलग है लेकिन फॉर्मूला दोनों का सेम है, तो उसी को संरचनात्मक समावयता के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर है ना, इसका पहले एग्जाम्पल देख लो, फिर स्टीरियो को अपन कंप्लीट करते हैं। कार्बन चेन आइसोमरिज्म आप देख सकते हो, तो मैथेन और एथेन का कभी भी आइसोमर नहीं होता है ना, क्योंकि देखो मैथेन क्या होगा, CH4 यहाँ पर होगा, एथेन क्या होगा, C2H6 यहाँ पर होगा, तो इससे अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए तो आप केवल यही स्ट्रक्चर बनाकर दिखा पाओगे, आप इसके अलावा और क्या चेंजेस करोगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आपसे ब्यूटेन के लिए पूछूं तो आप ब्यूटेन की दो स्ट्रक्चर बनाकर दिखा सकते हो। ठीक है, एक ही यौगिक के, मतलब एक ही जो हमारा ब्यूटेन है, पेंटेन है, 2 से 3 यहाँ पर अलग अलग आइसोमर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो कोई अगर आपसे बोल रहा है ब्यूटेन बनाओ, है ना, तो ब्यूटेन को आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले C4H10 यहाँ पर हो जाएगा, CnH2n+2 से आप लिखोगे तो ब्यूटेन को क्या लिख सकते हो, C4H10 यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैंने अगर नॉर्मल तरीके से बनाया तो मैं ये वाला तरीका फॉलो कर लूँगी, CH3 CH2 CH2 CH3 करके, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। लेकिन अगर मैंने इस वाले के साथ थोड़ा सा भी हलचल कर दी, ये वाला और इस वाले के साथ, जैसे फर्स्ट और लास्ट वाले को तो आप ऐसे ही रहने दो, इसको मैंने CH लिख दिया और इस CH2 को नीचे लिखकर इस हाइड्रोजन को इसके साथ ऐड कर दिया, है ना, तो अब इसका नाम चेंज हो जाएगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा।
फॉर्मूला दोनों का सेम था, C4H10 था, लेकिन एक ब्यूटेन बन गया और एक क्या बन गया, मिथाइल प्रोपेन यहाँ पर बन गया। मतलब कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर यहाँ पर अवेलेबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर इनका नाम यहाँ पर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल अपने पास अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि प्रोपेन 1 ऑल यहाँ पर हो गया, प्रोपेन 2 ऑल यहाँ पर हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ OH यहाँ पर लास्ट में लग गया है, OH यहाँ पर सेंटर में लग गया है। ठीक है, तो नाम इस तरीके से चेंज हो सकते हैं। तो इस तरीके की 6 से 7 अलग अलग टाइप यहाँ पर होते हैं कि आप किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म समझ में आ गया। दूसरा देखिएगा, इसका 2 ही टाइप होते हैं, स्टीरियो, है ना। स्ट्रक्चर के अलग अलग टाइप हैं, लेकिन आइडियली देखा जाए तो आइसोमर केवल 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा, दूसरा आपका स्टीरियो होगा। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं ये वे अणु होते हैं जिनका आणविक सूत्र और बंधित परमाणुओं का क्रम तो समान होता है। ठीक है, लेकिन अंतरिक्ष में उनके परमाणुओं के 3D अभिविन्यास में केवल यहाँ पर अंतर पाया जाता है। अब जो स्टीरियो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये सिस ट्रांस होते हैं, है ना। सबसे पहला जो होता है ज्यामिति, दैट इज सिस ट्रांस आइसोमर, और दूसरा जो होता है ऑप्टिकल या फिर DL मिरर आइसोमर के नाम से उनको यहाँ पर जाना जाता है। मतलब वो मिरर कॉपी यहाँ पर बनाते हैं। जैसे आप खुद को मिरर में देख रहे हो तो आपको एज इट इज आपका कॉपी सामने दिख रहा है, तो सेम स्टीरियो में यहाँ पर होता है। जैसे कि एक तो हमारा सिस ट्रांस हो गया, दूसरा ये आप देख पा रहे हो ये मिरर है, क्योंकि जो इधर है एज इट इज हमारा यहाँ पर है, जो इधर है वो एज इट इज हमारा इधर है। ठीक है, तो इसको मिरर यहाँ पर कहा जाता है। ओके, अभी इतना सफिशिएंट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर होगी। स्ट्रक्चर होता है और दूसरा स्टीरियो होता है, और जब अपन नाम सीखेंगे तब आपके सारे नाम क्लियर हो जाएंगे, किसको कैसे पढ़ा जाता है। ओके, चलिए अब अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखिएगा, कार्बनिक प्रतिक्रिया तंत्र में जो मौलिक अवधारणाएं होती है। ठीक है, बेसिकली जो बेसिक स्ट्रक्चर इनका होता है, बेसिक कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों के आकार, ट्रेटावेलेंट कार्बन परमाणु संरचनात्मक कार्बनिक रसायन विज्ञान का निर्माण खंड है। मतलब वही ट्रेटावेलेंट, मतलब कार्बन जिस तरीके से 4 बंध यहाँ पर बनाता है, तो कैसे 4 हाइड्रोजन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं के साथ मिलकर एक संरचना बनाते हैं, जिसको ट्रेटाहेड्रोन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से उसका ज्यामितीय स्ट्रक्चर बनता है। ये आप देख पा रहे हो ट्रेटाहेड्रोन, क्योंकि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक है, पहला बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है हमारे पास कार्यात्मक समूह, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो कार्यात्मक समूह को इस विशाल संख्या में यौगिकों को व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी विधि के रूप में पेश किया गया था। क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रियाएं कार्यात्मक समूह में होती, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप में ही होगी, और हर कोई यौगिक जो होगा वो समान प्रक्रिया से यहाँ पर गुजरेगा। जैसे कि मैंने एल्केन लिया, तो एल्केन से आप एल्कोहल भी बना सकते हो, एल्केन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो यौगिक तो वही है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि एल्कोहल हो गया, ठीक है, ऑल समूह यहाँ पर हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया, कार्बोनिल हो गया, कार्बोक्सिल हो गया, अमीनो ग्रुप यहाँ पर हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो ये सब चीज़ें अलग अलग प्रकार से जुड़ती है। ठीक है, तो ये होते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप। ओके, चलिए तीसरा होता है हमारा होमोजीनियस श्रेणी। अब ये होमोजीनियस श्रेणी या समजातीय श्रृंखला क्या होती है, तो कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें प्रत्येक अगला सदस्य पिछले सदस्य से भिन्न होगा, समजातीय श्रृंखला यहाँ पर होमोजीनियस सीरीज यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब बहुत ही छोटी सी और एक लास्ट बेसिक चीज़ और आपकी बच रही है कि अगर किसी भी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को आपको शुद्धिकरण करना है तो आप किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ 6 से 7 विधियां हैं जिससे अपन जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्रिस्टलाइजेशन मेथड आप यहाँ पर अपना सकते हो, है ना। ठोस पदार्थों के लिए सबसे प्रभावी शुद्धिकरण तकनीकों में से एक क्रिस्टलाइजेशन मेथड को माना जाता है, और इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है ना। विलायक का चयन करना और उसको घोल से अलग करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है आंशिक क्रिस्टलीकरण मेथड। इसका उपयोग छोटी मात्रा में अशुद्धियों से दूषित एकल पदार्थ के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। मतलब कोई पदार्थ कम मात्रा में अवेलेबल है और उसमें से हमें अपना जो ओरिजिनल तत्व है उसको निकालना है ना, पदार्थ को प्योरीफाई करना है, तो हम लोग आंशिक क्रिस्टलीकरण का यूज कर सकते हैं। फिर आपकी सब्लिमेशन जो सबसे कॉमन मेथड है,
है ना, अपन उसका भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, फिर सरल आसवन नॉर्मल जो आप यहाँ पर आसवन विधि प्रयोग करते हो, उसका प्रयोग करके भी आप तरल को वाष्प में बदलकर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में मतलब दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको बहुत ही शुद्ध पानी चाहिए तो आप पानी को पहले उबालिए, उसको भाप बनने दीजिए, फिर आप उस भाप को क्या करिए दूसरे कंटेनर में जाकर कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो वो होती है अपनी आसवन विधि। फिर ऐसे ही सेम आप आंशिक आसवन का भी प्रयोग कर सकते हो, भाप आसवन का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी बहुत इनमें डिफरेंस होता है, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें इनमें सिमिलर होती है। ठीक है, कार्बनिक विलायक के निष्कर्षण के लिए भाप आसवन विधि को यहाँ पर अच्छा माना जाता है। फिर दो इंपॉर्टेंट जो थोड़े से नए नाम है वो है सबसे पहला एजियोट्रॉपिक। ये वाला तो कॉमन क्वेश्चन होता है साइंस का। ठीक है, हर जगह आपसे पूछा जाएगा क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो सबसे पहले पढ़ लीजिए एजियोट्रॉपिक आसवन होता क्या है। तो बेसिकली एजियोट्रॉपिक आसवन को तरल चरण में एक वाष्पशील तीसरे घटक को जोड़कर पूरा किया जाता है। मतलब हमें यहाँ पर आसवन करना है तो हम लोग डिस्टिलेशन करना है तो हमें किसी भी क्या करेंगे, एक अलग से हम लोग तीसरे तरल को लाकर उसके अंदर जोड़ेंगे जो दो घटकों में से एक की अस्थिरता को दूसरे की तुलना में बदल देगा। मतलब दोनों की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी और हम लोग उन तीनों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब दो कोई पदार्थ मिक्स होंगे, हम लोगों को उनको अलग करना है या प्योर जो शुद्ध तत्व है उसको निकालना है तो हम लोग किसी तीसरे तत्व को मिलाएंगे जो इनके साथ रिएक्ट करेगा, वो इन दोनों को क्या कर देगा आपस से अलग अलग कर देगा और फिर हम उनको इंडिविजुअल कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगला और लास्ट हमारा है क्रोमेटोग्राफी। सो प्रारंभिक क्रोमेटोग्राफी का उद्देश्य मिश्रण के घटकों को आगे उपयोग के लिए अलग करना है। मतलब जो भी मिश्रण हमारे पास अवेलेबल है और अगर हम लोग उसको अलग करना चाहते हैं तो हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट होता क्या है। अब जो भी अपन ने पढ़ा इससे बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन बनेंगे, है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और ये जो अपन ने मिरर इमेज देखी वो क्या होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो अपन प्रैक्टिस कर लेंगे उनका। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कार्बन टेट्रावेलेंट, है ना। कार्बन जो होता है टेट्रावेलेंट क्यों होता है, व्हाई इज कार्बन टेट्रावेलेंट। सो सबसे पहले इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 सहसंयोजी बंध बना सकता है। इसमें 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या आयोनिक बॉन्ड बनाता है, तो 6 तो नहीं होते हैं क्योंकि 2 तो ऑलरेडी अपने अष्टक में जाकर फिक्स हो जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता है, शेयरिंग करता है, केवल आयनिक बंध बनाता है, ये चीज़ भी गलत है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 सहसंयोजी बंध ही अपने साथ लेकर चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जितना भी बेसिक था ये आज अपना कवर हो गया है। कल से अपन इसके जो फंक्शनल ग्रुप है जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गया तो उसमें कितने टाइप यहाँ पर होते हैं, किसकी बनावट कैसी होती है, ये सारी चीज़ों को अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार जितना भी बेसिक पढ़ा है जस्ट आप देख लेना अगली क्लास में आने से पहले, ताकि आपको सिर्फ आगे की चीज़ें पढ़ाएं। ओके, इसके बाद आपकी क्लास होगी जिसमें हम लोग MCQs कंप्लीट करेंगे, तो उसे भी आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। बाकी आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट और PDF शेयरिंग वगैरह वो डायरेक्टली आपके साथ की जा सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।